बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं खाबर हुसैन। नाजरीन, 2024 के इंतखाबात के नतीजे में हुकूमतें वजूद में आ चुकी हैं और अब नए चैलेंजेस हुकूमत के सामने महंगाई, बेरोज़गारी और IMF है। इन तमाम मसाइल से किस तरह से हुकूमतें निपटेंगी, इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाज़िया अता मरी साहिबा हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें टाइम दिया। इस वक्त हुकूमतें वजूद में आ गई हैं और मसाइल बेशुमार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले तो हिचकिचा रही थी शायद हुकूमत में कोलिशन बनाने में, लेकिन उसके बाद फिर ये कड़वा घूंट पिया है। क्या समझती हैं, डिलीवर कर पाएगी ये हुकूमत? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी हुकूमत में नहीं है वफाक के अंदर। और पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरीके से आपने अपना इंट्रो दिया कि पाकिस्तान के अंदर आवाम जिन मसाइल का सामना कर रही है, जिसमें महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, इनके हवाले से पीपल्स पार्टी बड़ी परेशान भी रही है और अपना जो क्लियर प्रोग्राम है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बारहा बात करते रहे हैं। अपने उस प्रोग्राम के जो अहम नुकात हैं, जिसे वो अवामी मुआशी मुआहदे के नाम से उन्होंने इंट्रोड्यूस भी कराया है, मंशूर का वो हिस्सा है, उस पर ही वो बात करते रहे, अपनी प्रायोरिटीज़ बताते रहे। तो हमारी हिचकिचाहट तो नहीं हो सकती, लेकिन तशवीश बहुत ज़्यादा है हमें। और हम ख्वाहिश यही थी हमारी कि अगर इतना मैंडेट मिलता तो हम वफाक में हुकूमत बनाते और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो प्राइम मिनिस्टर होते तो हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में होते अपने मंशूर को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से, अपने मंशूर के अंदर जो अवामी मुआशी मुआहदा है उसको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से। लेकिन बहरहाल अददी एतबार से हमारे पास वो नंबर्स नहीं थे। एक बड़ा मिक्स्ड मैंडेट आया है, जिसके अंदर सबसे पहले तो जैसे आपको पता है कि इंडिपेंडेंस जो कि सुन्नी इत्तेहाद के अंदर वो आए, मर्ज हुए, वो पार्टी है। फिर PMLN है, फिर पीपल्स पार्टी है। और हमसे जो कांटेक्ट था वो N ने किया। कोई भी हमसे कांटेक्ट करता और अगर उस कांटेक्ट के अंदर वाकई अवाम की खिदमत का जज्बा नज़र आता तो हम बात करने को तैयार थे। हमें तो किसी न किसी तरीक़े से पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करनी है, उनके मसाइल को हल करना है। तो अब चूँकि आप देख रहे हैं, आपने ख़ुद ही कहा कि ये हुकूमत साजी हो रही है और पीपल्स पार्टी की जो कंट्रीब्यूशन है वो यही है कि हमने मुस्बित किरदार अदा करने की बात की है। माजी में MQM इस तरह से करती थी, वो हुकूमत में होते हुए भी कहती थी, वो अपोजिशन करती थी हुकूमत में बैठकर। और आई डोंट थिंक कि इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो यही नहीं ऐसी तो मेरा ख्याल है कि MQM हुकूमतों का हिस्सा रही है। वो कैबिनेट में शेयर लेती रही है, उसके बावजूद वो हुकूमत में वो कैबिनेट में शेयर लेती रही है। इस वक्त तक जो हमारी क्लियर मौक़िफ़ है और कि जी हम फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। हमारी अददी एतबार से सीट्स का नंबर अच्छा है, लेकिन ना काफ़ी है टू फॉर्म फेडरल गवर्नमेंट। पहले भी आपको याद है कि 15 या 16 माह की हुकूमत में हम रहे, जो कि एक बड़ा मुश्किल वक्त था। हमारे पास ऑप्शन नहीं था उस वक्त, क्योंकि वैसे ही इतनी ज़्यादा तकसीम थी मुल्क के अंदर, इतना ज़्यादा इंतशार था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, मुआशी इंस्टेबिलिटी थी। उस वक्त ये मौजू नहीं था कि पीपल्स पार्टी भी झगड़े को बढ़ाए। तो पीपल्स पार्टी ने ये बेहतर समझा कि जो PDM उस वक्त चाह रही थी कि वो हमें भी साथ लेकर एक गवर्नमेंट में आए और एक जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है उसको उससे निपटा जाए। तो हमने उस वक्त ये नहीं देखा कि जी हम अपनी सियासत करें या हम अपना जो है वो नारा बुलंद करें। हमने पाकिस्तान के हक़ में उस वक्त 15-16 माह हुकूमत में बैठने को एक्सेप्ट किया, लेकिन तब भी हमारे पास वो स्पेस नहीं थी। मुआशी फ़ैसले हम नहीं करते थे। हाँ, रिलीफ़ के जो सजेशंस थे अवाम के हवाले से वो हम देते रहे। हमारी कई बातों पर जो एतराज़ था वो काबीना में भी हुआ। हमने उस वक्त वो कड़वा घूंट हमने ज़रूर पिया, जो आपने कड़वा घूंट आपने कहा ना इससे पहले। लेकिन अब हमारी वो पोजीशन नहीं है। अब हम कहते हैं कि जी हम डिस्टर्बेंस के लिए नहीं बैठे कि जी हम तनकीद करें सिर्फ़ इसलिए कि हम हुकूमत में नहीं हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हम फेडरल गवर्नमेंट में नहीं हैं,
मिनिस्ट्रियां नहीं लेके बैठे तो हम इसलिए शोर करें, हम ये नहीं कह रहे। तो इसका हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है स्टेबिलिटी की, इस्तेहकाम। अगर आप नून लीग को कामयाब करवाते हैं तो इसका सियासी नुकसान नहीं होगा? हम नून लीग को नहीं, हम पाकिस्तान को कामयाब करवाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की आवाम को कामयाब करवाना चाहते हैं। अच्छा, इलेक्शन से पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जो तोपों का रुख था वो पीटीआई के बजाय नून लीग की तरफ था, लेकिन जब नतायज आए तो उसके बाद फिर वो नून लीग के साथ जाके इत्तेहाद करके बैठ गए। देखिए, इलेक्शन कैंपेन में आप अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ते हैं, आप किसी पार्टी में जम नहीं हो जाते अगर आप कुछ 15 महीने बैठ के काम करें। मिल रहे थे कि शायद पीटीआई के साथ इत्तेहाद, क्योंकि उन्होंने एक वाज़े पैगाम भी दिया था कि जो असीर हैं, सियासी असीर हैं, हम उनको भी रिहाई दिलवाएंगे और इस तरह की बातें की। जहाँ तक पीटीआई का सवाल है, उनके साथ जो हमारे डिफरेंसेस या उनकी जिन चीज़ों पे हमें एतराज़ है, हम तो क्लियरली बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जी 2014 में भी जिस तरीके से उन्होंने धरना दिया, पार्लियामेंट पे धावा बोला या पार्लियामेंट को ना मानने की बात की या कॉन्स्टिट्यूशन को ना मानने की बात की, तो हम उसके ख़िलाफ़ हैं। हम प्रोटेस्ट के हक़ में हैं, लेकिन प्रोटेस्ट का क्या दायरा हो, आइन को का एहतराम जारी रखें, कानून की जो इज़्ज़त है उसको मजरूह ना करें। ये सारी चीज़ें जो है वो पीपल्स पार्टी इस पर गहरा यकीन रखती है। तो हम यहाँ उनके तरीक़ेकार पे हमें एतराज़ रहा है। अलबत्ता आपको याद होगा कि जब 2 असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर दी गई थी, जो कि हम समझते हैं कि गलत कदम था, लेकिन उस वक्त भी इलेक्शन की बात हो रही थी तो ये पीपल्स पार्टी ही थी। गो कि हम उस वक्त एक यूनिटी हुकूमत का हिस्सा थे, लेकिन हमारे चेयरमैन ने उस वक्त यही कहा कि जी रेकनसाइल करना पड़ेगा, वो एक पॉलिटिकल जमात है, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनके साथ बात करनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन होना है तो इस मुल्क के अंदर एक दिन इलेक्शन हो और हम तैयार हैं। लेकिन फिर नहीं वो डायलॉग जो है वो अपने इख्तिताम पर पहुंच सका। ये अगेन मैं कहूँगी कि ये उनकी लीडरशिप की जो है ना वो इनएबिलिटी है, वो विजन नहीं है उनके पास। ठीक है, यहाँ छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं तो वो जो बिलावल साहब ने कहा था कि सियासी कैदियों को रिहाई दिलवाएंगे, उस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शाज़िया अता मरी हैं हमारे साथ और हमारी गुफ्तगू उनसे जारी थी। शाज़िया साहिबा, बिलावल साहब ने एक बड़ा ऐलान किया था कि वो सियासी कैदियों को रिलीफ दिलवाएंगे और वो इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते हैं। तो अब हुकूमत तो आप लोगों की कायम नहीं हुई है, क्या बिलावल साहब असम्बली में बात करेंगे सियासी कैदियों के लिए? मेरा ख्याल है अगर आपने बिलावल साहब की वो स्पीच, पहली स्पीच जो उन्होंने इस असम्बली में की है, 16वीं जो असम्बली है नेशनल असम्बली, उसके पहले इजलास में उन्होंने अपनी जो पहली स्पीच की है उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि जी किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ये वतीरा ही नहीं है कि सियासी कैदी हों। हमारे दौरे हुकूमत में जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो एक सियासी कैदी नहीं था। ये नहीं है कि हमारे साथ लोगों का इख्तलाफ नहीं था, उस वक्त हमने बहुत सारी ऑपोजिशन फेस की, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ की, जो 9 मई के हवाले से भी उन्होंने की। सो आई एम एक्चुअली गोइंग टू कम टू दैट विद रेफरेंस टू व्हाट ही सेड। तो उन्होंने ये कहा कि जी किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर वाकई किसी ने पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया, ये लग रहा है कि मिसयूज हो रहा है 9 मई का, और 9 मई की आड़ में देखिए इसलिए उन्होंने इसको थरली इन्वेस्टिगेट करने की बात की और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान का आइन मैं भी तोड़ता हूं तो मुझे सज़ा दें, कोई और तोड़ता है तो उसको सज़ा दें, लेकिन किसी के साथ ज़्यादती ना हो। जो कानून की स्टेजेस हैं, जो कानून के तकाज़े हैं, वो पूरे होने चाहिए। बिलावल साहब ने ये बड़ी जायज़ बात की है, उन्होंने अपनी तकरीर में भी की, और जिस वक्त वो ये बात कर रहे थे तो उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद के जो लोग थे वो शोर मचा रहे थे। अफसोस इस बात का है कि वो आइन की बात करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि उन्होंने एक डेमोक्रेटिक तरीके से एक वज़ीर आज़म को जब असेंबली ने निकाला तो उसको मानने से इनकार किया। उसके नतीजे में उन्होंने गैर आइनी तरीके से असेंबली को तोड़ा, तो आइन की धज्जियाँ तो बिखेरी गई ना। लेकिन बिलावल साहब ये कहते हैं कि हम आपसे शिकायत नहीं करेंगे, हम आप के साथ फिर भी बैठ के बात करने को तैयार हैं। जब हम शिकायत करते थे और जब पीटीआई की हुकूमत थी और जब उनके स्पीकर बैठा करते थे तो वो हमारी कोई भी जायज़ बात सुनने को तैयार नहीं थे, बल्कि हमारी हर कही हुई बात का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने कहा हम आपकी किसी शिकायत का मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम आपकी बात सुनेंगे, हम आपके लिए बोलेंगे
और जहां आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही होगी हम आपके साथ मिलकर आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, ये लगता है कि मुश्किल हालात जो हैं वो वक्त इंसान को सिखाता है। अब जो ये आज़ाद अरकान आए हैं उन्होंने कुछ सीखा है माजी में, जो उनसे गलतियाँ हुई हैं, जो असम्बलियों में जो उनका रवैया था, कुछ फ़र्क है? मुझे तो अभी तक नहीं नज़र आया खावर। अगर आगे कुछ अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, इफ़ सैनिटी प्रिवेल्स, तो वील हैव टू सी, बिकॉज़ अभी तक तो असेंबली, वो असेंबली जहाँ पर जैसे बिलावल साहब की ज़बानी में उनके ही अल्फाज हैं कि लोगों ने हमें वोट देकर, देखिए कतई नज़र इसके कि मेरा क्या एतराज़ है इस इलेक्शन में, पीपल्स पार्टी के कौन लोग शहीद हुए, कौन से कारकुनान, मेरे अपने हलके में एक शख्स शहीद हुआ, एक को टांग में गोली लगी, कईयों को चोटें लगीं, मेरे अपने हलके में ये हुआ है। हमारे ज़िले में, आपका भी ताल्लुक़ उस ज़िले से, आप जानते हैं वहाँ पे क्या हुआ है। और इसी तरीके से कराची के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ, बिलावल साहब ने जिक्र किया, तो हमारे साथ भी बहुत ज़्यादतियाँ हुई। इसी तरह और लोगों ने भी अपनी ज़्यादतियों का जिक्र किया, लेकिन कतई नज़र इसके जितनी भी सीटें आई हैं, आवाम ने वोट देकर भेजा है कि हमारे मसाइल पर बात हो, हमारी जो महंगाई है वो कम हो, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो, गुर्बत में कमी आए, ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर वहाँ गालियाँ दें, बदतमीज़ी करें, तो ये आवाम नहीं देखना चाहते। वो देख रहे हैं कि हमारे लिए क्या हो रहा है। अगर उनके लिए कुछ नहीं हो रहा तो हमें तो अफसोस ही होगा। अभी आपने कहा कि आवाम ने भेजा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में रद्दोबदल करके इनको जाली मैंडेट मिला है। आप पर भी ख़ास तौर पे इल्ज़ाम GDA लगा रही है कि आपने सबसे ज़्यादा रिगिंग की है सांगड़ में। देखिए, GDA तो मैं समझती हूँ कि एक ग्रुप है, जमात तो है नहीं। उन लोगों का ग्रुप है जो सियासी तौर पर फेल हो चुके हैं और सियासत उन्होंने कम की है, फैसिलिटेशन, सहूलतकारी उन्हें ज़्यादा मिली है, तो उनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप अवाम में काम ही ना करें, आप 5 साल अवाम में नज़र ही ना आएँ, आप सैलाब हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, उसमें तो आप अपने ड्राइंग रूम्स में बैठें और यकायक जब इलेक्शन हो तो आप आ जाएं और कहें जी वोट हमें मिले। वोट ऐसे नहीं मिला करते, अपने तौर तरीक़े बदलने होंगे। वो लोग या वो चंद जमातें जो ड्राइंग रूम की सियासत करती थी वो मिलकर GDA में आ गई है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरी रिजर्वेशंस थी, GDA ने हमारे साथ जो गंद किया, बावजूद उस गंद के सांगड़ के अंदर हम जीत सके, क्योंकि हमारा जो टर्नआउट था वो भी ज़्यादा हो सकता था, मेरा वोट बैंक भी ज़्यादा हो सकता था। लेकिन जो जिस तरह की वहाँ पर बदमाशी की गई, लोगों को के दिलों में, उनके जहनों में खौफ बिठाया गया, असलहे की जो है वो मैं क्या कहूँ कि ढिठाई के साथ उसकी नुमाइश की गई। ऐसी पोलिंग स्टेशंस थे जहाँ हमें पुलिस ना होने के बराबर नज़र आई। तो आप बताइए कि ऐसे माहौल में इलेक्शन कैसे हो गया? हुआ, लोगों ने अपनी जान हथेली पे रख कर वोट दिया, उतनी तादाद नहीं आ सकी, लोग डर गए थे। लेकिन हम इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम कहें कि जी पाकिस्तान का पहिया जाम कर दो, पाकिस्तान का कारोबार बंद कर दो, आवाम की ज़िंदगी और अजीरन कर दो जो पहले ही अजीरन है। हमने 2013 के इलेक्शंस में भी रिजर्वेशंस का इज़हार किया, हमने 2018 के इलेक्शंस में भी रिजर्वेशंस का इज़हार किया और 2024 में भी यही हुआ है। लेकिन हम हमेशा हर मरहले पे ये कहते रहे कि जी हम असेंबली को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस एतराज़ को दूर करने के लिए इक़दाम नहीं करेंगे कि आपके एक माजी के जो दोस्त थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो भी एहतजाज पे हैं, उनको भी मनाने की कोशिश करेंगे उनके एतराज़ात दूर करने के लिए? इज़्ज़त करते हैं, बाज़ औक़ात उनके जो बयानात हैं वो समझ से बालातर होते हैं, लेकिन एक बात और जो समझ से बालातर है वो ये है कि जिस सूबे के अंदर उनकी सीटें आया करती थी और जहाँ उनका बड़ा क्लेम है, वहाँ से तो वो हार गए बुरी तरह। लेकिन मैं ये नहीं कह रही किसी भी सूबे में जाकर वो लोगों को मतलब एहतजाज के नाम पे तकलीफ़ पहुँचाएँ, लेकिन जहाँ उनका जायज़ बनता है कि जी यहाँ से हमारी सीटें चली गई हैं, तो वो सूबे में तो गए नहीं। मैं KP की बात कर रही हूँ, आप भी जानते हैं। ANP ने भी वहाँ पर मैं देखिए, मगर इस वक्त जो ज़्यादा मौलाना साहब एतराज़ कर रहे हैं ना, वो सिंध की 1-2 सीट्स पे एतराज़ करें, लेकिन जो सारी सीट्स उनकी KP में उन्हें नहीं मिली, वहाँ पर वो क्यों नहीं एतराज़ कर रहे? तो ये सवाल तो मेरा भी बनता है मौलाना साहब से कि ये ट्रीटमेंट क्यों है आपके इलाक़ाई एतबार से, और क्यों आप समझते हैं कि आप सिंध की आवाम के रोड रास्ते रोक लेंगे, हाईवेज़ बंद कर देंगे सिर्फ इसलिए कि आप KP में हारे? तो अगर आप KP में हारे हैं तो आपको वहाँ का भी रुख करना चाहिए, लेकिन वहाँ आप मुकमुका कर रहे हैं। वहाँ पर जिन लोगों को आप
एक ज़माने में कोई एजेंट कहा करते थे, उनसे आप बैठ के बात कर रहे हैं। और जो लोग आपको किसी लक़ब से जिससे उन्होंने नवाजा, जो कि हम समझते हैं बहुत नामुनासिब है, तो आप उनके साथ बैठ के बात करें। तो यहाँ कौन सी डील हुई है मौलाना साहब की? मैं उनका एहतराम करती हूँ, वो एक सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन है, पॉलिटिशियन है, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादती कर रहे हैं। ठीक है शाज़िया मरी साहबा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और मज़ीद सवालात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शाज़िया अता मरी साहिबा हैं हमारे साथ। शाज़िया साहिबा, अब जो 15 महीनों की हुकूमत थी, उसके बाद तो आप लोगों ने बड़े आराम से दामन झाड़ा और कहा कि ये सारा का सारा नून लीग के ऊपर था। जो महंगाई का एक तूफ़ान आया, जो भी नाकामियाँ थीं, अब फिर क्या ऐसा ही होगा कि दोबारा से अगर यही आवाम को रिलीफ नहीं मिलता? आगे रमज़ान का महीना आ रहा है, महंगाई से आवाम की चीखें निकल चुकी हैं, बिजली के रेट हर रोज़ बढ़ रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। दोबारा अगर यही सब आता है तो फिर आप दामन झाड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी किसी भी जिम्मेदारी से अपना दामन नहीं झाड़ा। मैं आपको अगर पीछे थोड़ा सा ले जाऊँ, इलेक्शन से पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप, चंद लोगों की जानिब से ये ऑन रिकॉर्ड कहा गया कि जी ये इशू पीपल्स पार्टी को पता होगा, चीनी का उनको पता होगा, फ़लानी चीज़ का उनको पता होगा। उस वक्त कुछ रोज़ हमने बर्दाश्त किया और फिर बिलावल साहब ने, हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी, वहाँ पर हम सब की तशवीश थी कि जी जब हमें वो ज़िम्मेदारी मौशी पॉलिसी की थी नहीं, तो हम फिर क्यों चुप करके सुनते हैं? हम क्यों, मतलब ये बात हमें हमारे कानों तक आती है और हमें तनकीद का सामना होता है। हमें तनकीद से डर नहीं लगता, लेकिन खावर जब मौशी पॉलिसीज़ हमने नहीं बनाई, IMF के साथ डायलॉग में हम नहीं बैठे, कंडीशंस हमने तय नहीं की, या हम उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा नहीं रहे। हाँ, हम जिस प्रोसेस का हिस्सा रहे उसकी ज़िम्मेदारी हम लेते हैं। हमने ग्रे लिस्ट के ऊपर, जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई और उससे निकाला गया, तो वो हमारी खारजा पॉलिसी और खारजा मिनिस्ट्री का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, हम उसके लिए कहते हैं। हम आपको कहते हैं कि UN पे जब फ्लड आया पाकिस्तान में, UN में जो पाकिस्तान की आवाज़ थी वो बिलावल साहब ने बुलंद की। और इसकी तो आपको पता है कि आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, और वो कहते थे कि बिलावल साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उन्होंने कहा कि बिलावल साहब के अलावा ये काम नहीं हो सकता था। तो जहाँ जहाँ देखिए, जो इलेक्शन कैंपेन में भी पीपल्स पार्टी पे हाथ हल्का रखा, क्योंकि मुआशी पॉलिसीज़ में हमारा रोल नहीं था। मिफ्ता साहब को पता है ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उनको पता है कि उनके साथ जो टीम थी वो नून लीग की टीम थी, वो नून लीग की तरफ से फाइनेंस के ऊपर डायरेक्शंस लेते थे, तो हम तो नहीं कर रहे थे ये काम। शाज़िया साहब, टीम तो वही है, अभी भी वही लोग हैं जो PDM की 15 माह की या 16 माह की हुकूमत में थे। तो अब क्या नया होगा? क्योंकि बिल्कुल वैसी हुकूमत है ये, PDM जैसी मखलूत हुकूमत है, इतना ज़्यादा मैंडेट उनके पास। मुझे नहीं पता कि MQM तो मेरा ख्याल है PDM में नहीं थी, अगर उनके साथ MQM बैठ रही है, शायद PDM में MQM थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो नहीं थी PDM में, ये आपको पता है। तो हम तो अब कैबिनेट में है नहीं। आपके ही प्रोग्राम के तवस्सुत से एक बार फिर इस बात पर जोर दूंगी जो बिलावल साहब ने भी कहा है कि मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट को, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो तजावीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ की हैं, बिलखुसूस जो पीपल्स पार्टी ने तजावीज़ दी, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। बिलावल साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बिलावल साहब ने 2-3 बातें बड़ी अहम कही हैं, जो कि महंगाई और बेरोज़गारी और गुर्बत के हवाले से बहुत अहम है, जिसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की। वो 17 मिनिस्ट्रीज़ जो फेडरल मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो कि 18वीं तरमीम के बाद जिनकी ज़रूरत नहीं थी फेडरल गवर्नमेंट में, लेकिन वो चलती रहीं, और उनका जो नंबर है, जो खराजात हैं, वो 328 अरब रुपए हैं। तो एक तो ये फिगर है। दूसरा, उन्होंने बताया कि जो सब्सिडीज़ हैं वो एलिट्स को नहीं जानी चाहिए, यानी कारखाने को नहीं जानी चाहिए, मजदूर को या फार्मर को जानी चाहिए, ठीक है। और वो कितनी है? 1500 अरब की सब्सिडीज़ हैं। फिर उन्होंने टैक्स कलेक्शन की बात की। उन्होंने कहा जो सर्विसेज पे टैक्स जो प्रोविंसेस कलेक्ट कर रहे हैं एक अरसे से, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखा दी है कि FBR से अच्छी है। तो ये बेहतर है कि जो गुड्स पे भी टैक्सेस है वो भी प्रोविंसेस कलेक्ट करें और FBR टारगेट सेट करे। अगर वो टारगेट से कम देते हैं तो प्रोविंसेस उसकी पेनल्टी भरें, यानी कि वो रकम भर के दें, और अगर ज़्यादा देते हैं तो एज ए रिवॉर्ड वो एक्सेस को रखें।
तो इस तरह टारगेट्स भी मीट हो सकते हैं। प्रोविंसेस वैसे ही अच्छा काम करें, एक टैक्स कलेक्शन की तो अच्छी परफॉर्मेंस है ना प्रोविंसेस की तरफ से, और एफबीआर की नहीं है। हम ये सुन सुन के खावर थक गए हैं कि एफबीआर रिफॉर्म होगा। कब रिफॉर्म होगा? अगर एफबीआर नहीं रिफॉर्म हो रहा तो अब हम अपने तरीके को चेंज करें। सी पैक हो गया या फिर ईरान गैस पाइपलाइन, आसिफ जरदारी साहब के दौर में ये मंसूबों का आगाज़ हुआ था। दोनों मंसूबे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, और अब वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला आया है, तो क्या उम्मीद समझती हैं कि ये मामला, क्योंकि ईरान गैस पाइपलाइन भी बलूचिस्तान से आनी है, सी पैक भी गवादर, जब तक ये अमन अमान यहाँ पर कायम नहीं हो सकता, ये दोनों मनसूबे पाए तकमील तक नहीं खैबर बलूचिस्तान के हवाले से हमें बहुत तशवीश है, हमें पहले भी रही है, और बिलावल साहब ने भी इसका बार बार जिक्र किया है। और आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब जैसे ही वो सदर बने तो उन्होंने माफ़ी मांगी, बलूचिस्तान के लोगों से माफ़ी मांगी। बेशक उनका उसमें कोई रोल नहीं था, ज़्यादतियाँ जो भी थीं, लेकिन बहैसियत एक लीडर के, सदर पाकिस्तान के, अपने उस सूबे के लोगों से माफ़ी मांगना मुनासिब था जहाँ पर महरूमियाँ हैं, जहाँ पर तकलीफ़ें हैं लोगों को। आज भी बलूचिस्तान की महरूमियाँ हमें तकलीफ़ देती हैं, पीपल्स पार्टी को तकलीफ़ देती हैं, आसिफ अली जरदारी साहब को तकलीफ़ देती हैं। उनकी जो एक स्पिरिट है ना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को समझने की और स्ट्रेंथन करने की, उससे इंशाल्लाह ताला हमें पूरा यकीन है कि पाकिस्तान की फेडरेशन मजबूत होगी। ठीक है, शाजिया मरी साहिबा हैं हमारे साथ, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इनसे जानेंगे सूबे में अमन व अमान की जो ख़राब सूरत हाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई सालों से यहाँ पर हुकूमत में है, लेकिन अमन व अमान अब तक कायम नहीं हुआ। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शाजिया अता मरी साहिबा हैं। मैम, 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सूबे में, लेकिन अमन अमान की सूरत हाल हर रोज़ बिगड़ती चली जा रही है, चाहे वो घोटकी के कच्चे के इलाके के डाकू हों या शहर में जो स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल है। क्यों ऐसे मौसर इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं कि इस पर काबू पाया जा सके, और वजह क्या है इसकी? देखिए, अमन अमान की सूरत हाल तो कहीं भी ख़राब हो तो उस पर दुख होता है, तशवीश होती है, और ये तो हमारे बानी पाकिस्तान का भी कॉल है कि स्क्रूपुलस मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज़ की टू ऑल प्रोग्रेस। मतलब अगर अमन अमान होगा तो हर किस्म की तरक्की होगी, और ये वाकई ये हमारा मानना है। और इसके लिए पीपल्स पार्टी जब से हुकूमत में आई है कोशिश रही है। आपको पता है हमारे चैलेंजेस बहुत से रहे हैं। दहशतगर्दी की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर को सिंध ने भी बहुत झेला है, और सिंध में भी बहुत आपने देखी हैं कि कुर्बानियाँ दी गई हैं। हमारी पाकिस्तानी फ़ौज तो लड़ ही रही है, सरहदों पे लड़ रही है या मुख्तलिफ ऑपरेशंस में, लेकिन पुलिस भी लड़ती रही है। वाक़यात हुए हैं और बड़े संगीन वाक़यात सिंध के अंदर हुए हैं। खा वो आपको पता है कि वो कराची यूनिवर्सिटी से लिंक्ड वाक़यात हों, वो जो बस थी, या फिर सेवन शरीफ में हो, या इसके अलावा कराची शहर में हो वो चाइनीज़ एम्बेसी वाला वाक़या हो। इस तरह के कई वाक़यात से हम निपटते रहे। फिर वो पुलिस हेडक्वार्टर पे जो हुआ था, स्टॉक एक्सचेंज पे, बहुत सारे अनगिनत वाक़यात हैं इस तरह के। तो एक तो ये है लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में, एक इस चीज़ से निपटना। फिर दूसरा स्ट्रीट क्राइम जिसकी आपने बात की, और कच्चे में डाकू, अब वो दूसरा मैं तीसरे पे आती हूँ कि देखिए मेट्रोपोलिस जहाँ भी होता है, अब कराची है और भी दुनिया में जितने भी मेट्रोपोलिस है, उनका एक स्ट्रीट क्राइम एक बड़ा फीचर है जिससे निपट रही होती है वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है। कराची में बहुत काम हुआ है, और अभी भी मैं समझती हूँ कि ज़ीरो क्राइम रेट तक पहुँचने में हमें बहुत एफ़र्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये प्रायोरिटी है इस हुकूमत की, और सिंध हुकूमत ज़रूर इस पर जो काम करती रही है। कच्चे के अंदर जो ऑपरेशंस है उसमें आपको पता है कि अब चीफ़ मिनिस्टर जो शाह साहब हैं, उन्होंने पहले भी चीफ़ मिनिस्टर की हैसियत में वो खुद गए कच्चे के अंदर। मतलब देखिए, मैं ये नहीं कि क्योंकि उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से या सिंध से है तो मैं कह रही हूँ, लेकिन आपने कितने चीफ़ मिनिस्टर्स को खुद देखा है ऑन ग्राउंड ऐसी सूरत हाल को मॉनिटर करते हुए। लेकिन देखिए ना, सिर्फ सिंध अलोन नहीं है ना, आपको बॉर्डर एरिया है, पंजाब का बॉर्डर एरिया मिलता है, उधर से बलूचिस्तान है, बहुत सारी चीज़ें जो है फैक्टर इन करती हैं। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि क्योंकि एक नया चैप्टर दोबारा शुरू हुआ है तो क्लोज कोऑर्डिनेशन रखी जाएगी, और कच्चे के इलाका हो, मेट्रोपोलिस हो,
हर जगह लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा सेहत के शोबे पे अपने आप को मनवाती है कि उन्होंने बड़ी खिदमत की, लेकिन अगर ग्राउंड पे देखा जाए जो छोटे अस्पताल हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ यूनिट हो गए या फिर डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स हैं, उनकी सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इन 15 सालों में। इसी तरह से तालीम का भी बेड़ा गर्क हुआ है, स्कूलों का, जो ख़ास तौर पे सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत आज से अगर 15 साल हम पीछे जाएँ तो ज़्यादा बेहतर थी। अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, सरकारी स्कूल में भेजना मुनासिब नहीं समझते क्योंकि वहाँ तालीम का जो हाल है वो नामुनासिब है। तो ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि अगर वो बड़े अस्पतालों को बनाने के बजाय छोटे अस्पतालों को ज़्यादा बेहतर बनाते, वहाँ सहूलियात देते आवाम को, ताकि वो जो मेरा ख्याल है कि ग्राउंड रियलिटी और परसेप्शन में थोड़ा फ़र्क है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बिगाड़ हुआ है। देखिए, हेल्थ सेक्टर के अंदर आपने खुद कहा कि पीपल्स पार्टी ने उसमें इम्प्रूव किया है, आपने ओपनिंग स्टेटमेंट आपकी यही थी और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह का जो महंगा इलाज है, अगर आप देखें तो सिंध के अंदर वो महंगा इलाज मुफ्त होता है, वो हार्ट का मैंने शुरू में यही कहा था कि मनवाती है पीपल्स पार्टी, ऐसा है नहीं। मतलब 4 से 5 अस्पताल या 6 बड़े अस्पतालों का नाम लेती है, सूबा बहुत बड़ा है और उसके अस्पताल देखिए, जहाँ तक उस महंगे इलाज की बात है, चाहे वो हार्ट दिल का के अमराज हों या लिवर के हों या दीगर, देखिए ये बड़ा एक्सपेंसिव इलाज होता है। अगर हमें मुहैया ना हो तब हमें पता चलेगा कि कितनी दिक्कत होती है। ऐसे ही तो नहीं ना, सिंध के बाहर से लाखों की तादाद में, सिंध के बाहर से मतलब मैं कह रही हूँ दूसरे सूबों से 4-5 लाख के करीब, मेरे ख्याल पिछले साल का एक फिगर था कि अब तक हमारे पास दूसरे सूबों से लोग इलाज के लिए सिंध आए हैं। तो कोई तो मेडिकल फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं कर रहे। जहाँ तक आपने कहा कि जो ग्रास रूट्स के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, हाँ, तो आई वुड से कि चैलेंजेस बढ़ गए। कैंसर नहीं हो रहा है, मैं बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो नीड है, मलेरिया, ये खावर वो जो नीड है ना, वो बढ़ गई है, आपकी आबादी बढ़ रही है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है कि आपको जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, वो जिन लोगों के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट है वो नंबर बढ़ गया है। सो पहले ये होता था कि शायद मतलब एक 100 लोगों के लिए एक अस्पताल था, लेकिन अब वहाँ 500 लोग आ गए और वही अस्पताल है। तो हमें हर चीज़ को फैक्टर इन करना पड़ेगा कि पॉपुलेशन भी बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। आप खुद बताएं, आपका भी ताल्लुक एक रोल, आप किसी भी घर चले जाए, 10 बच्चों से कम तो कोई बात ही नहीं करता। जिससे पूछो कह दीजिए 8 बच्चे हैं, कोई कहता है 10 बच्चे, लेकिन हमें फैसिलिटीज़ यकीनी तौर पर उसके मुताबिक चाहिए। तो हमें दोनों एतबार से देखना पड़ेगा। आई एश्योर यू, क्योंकि ये मेरी भी कंसर्न है, मैं भी खुद दही इलाके से बिलोंग करती हूँ और अभी भी मैं जो इलेक्शन में मेरे यही था कि जी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको हम अपग्रेड करेंगे और हम वहाँ NICVD बनाएंगे सांगड़ में, मेरा ये भी प्रॉमिस है और इंशाल्लाह हम बिल्कुल बनाएंगे। क्योंकि देखिए, दिल का मर्ज़ भी मर्ज़ है और बड़ा महंगा इलाज होता है जो कि मुफ्त होगा NICVD बनने के बाद। तो हैविंग सेड दैट, येस, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि जो ग्रास रूट लेवल पे हॉस्पिटल्स हैं उनको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। PPHI ने अच्छा काम किया है, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। और PPHI ग्रास रूट से काम कर रही है। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी इसे कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और इसके लिए मैं आवाज़ ज़रूर उठाऊँगी। और मेरी जो थोड़ी बहुत डायलॉग प्रीवियस गवर्नमेंट से हुआ है, उनके पास भी एक स्ट्रैटेजी है कि वो ग्रास रूट्स तक, वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक हॉस्पिटल को, बल्कि वो जो हेल्थ है ना पॉपुलेशन की, उसको टारगेट करेंगे, जिसमें बच्चों की नशोनुमा, माँ की नशोनुमा, जिस पे उन्होंने पहले भी काम किया लेकिन अब उस पे काम तेज़ी से होगा। अच्छा, आप जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मिनिस्टर भी रहीं, इस हवाले से बड़ी तनकीद भी की जाती है कि अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को बजाय इसके कि रोज़गार दिया जाता या उन्हें हुनरमंद बनाया जाता, उन्हें जो है वो इनकम सपोर्ट पर लगा दिया गया है, जो कि माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहा है और खुददारी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और आपके सवाल से मुझे थोड़ा सा अगर टाइम मिले तो मौका मिलेगा कि इसको एक्सप्लेन करने का। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि किसी को भिखारी नहीं बनाया जाता। ये एक बड़ी, मैं समझती हूँ कि इस सोच की मैं मजम्मत करूँगी। हाँ, मैं ये अल्फाज एक बड़ी नहीं, अच्छा कि आपने किया नहीं, आपने कुछ लोग कहते हैं, तो मैं उनकी सोच की मैं मजम्मत करती हूँ, उनकी सोच पर अफसोस करती हूँ कि देखिए ये एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है,
ये इसका नाम चैरिटी या खैरात नहीं है। उसके लिए आपके पास ज़कात कमिटीज़ हैं, उसके लिए आपके पास दीगर फोरम्स हैं। अब दुनिया के अंदर जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको उनकी गवर्नमेंट्स किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करती हैं। मीन इट्स अ फैक्ट। हमारे पास जब सदर थे आसिफ अली जरदारी साहब, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ही ये आइडिया था कि मुल्क के अंदर एक बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम होना चाहिए। वो नहीं रही हमारे बीच। उनकी शहादत के बाद जरदारी साहब ने ये बीड़ा उठाया। 2008 में जब दुनिया के अंदर वैसे ही मौशी एक इंस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस था, पाकिस्तान पे उसका बोझ पड़ने नहीं दिया और लोगों पर ख़ास तौर पे, तो उन्होंने उस वक्त 2008 में सोचा कि मैं ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा बीबी साहिबा की विज़न के मुताबिक। और उन्होंने जो एक इसमें बड़ा खूबसूरत एंगल था वो था वुमेन को एम्पावर करने का। तो उन्होंने इनकम सपोर्ट थ्रू द वुमेन ऑफ द फैमिली दिया, यानी कि हेड ऑफ द, वैसे उमूमन मैन होता है ना, आदमी होता है ना हेड ऑफ द फैमिली, उन्होंने इस सूरत में क्वालिफाई करने के लिए औरत को हेड ऑफ द फैमिली। तो इसको तोसी दे अब मेरी बात सुन ले। जब जरदारी साहब ने प्रोग्राम को शुरू किया तो इसमें 2 ऐसे प्रोग्राम्स थे जिसके अंदर आप लोगों को कोशिश करके सपोर्ट दे और अपने पैरों पे खड़ा कर सकते थे। पैरों पे तो वो खड़े होते हैं पर उनके पास इनकम इतनी नहीं होती कि वो कारोबार शुरू कर सके, कारोबार करें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक वसीला हक और एक वसीला रोज़गार, जो कि 2014 में नून लीग की हुकूमत ही थी जिन्होंने बंद किया और उसके बाद कोई प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। जब मैं 15 माह इस ऑफिस में थी तो मैंने एक पावर्टी ग्रेजुएशन के नाम से प्रोग्राम एक बार फिर शुरू किया जिसमें 1 अरब रुपए की रकम रखी। फिर मैं ऑफिस से निकल गई, तो अब मैं उसका फॉलोअप मेरे पास नहीं है क्या हुआ। लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि दिस इज़ नॉट अ चैरिटी प्रोग्राम। इसके अंदर एक क्राइटेरिया होता है कि आपकी इनकम बेसिक कितनी होगी, आपके एसेट्स इतने होंगे। अगर मैं आपको सादा अल्फाज में समझाऊँ तो 30,000 के लगभग जो है ना वो इनकम क्वालिफाई करती है या कुछ एसेट्स क्वालिफाई करते हैं। अब मुझे बताएं 30,000 इनकम तो है ना, आप किसी इनकम के बगैर वाले को शायद नहीं भी दे रहे। ये जो आपको मिलता है 8,500 एक माह होता है, 9,000 एक माह होता है, और ये आपको सिर्फ 11% ऑफ योर एक्सपेंडिचर है, कॉन्स्टिट्यूट करता है 11%। तो आपके जो महीने का खर्च है ना उसका सिर्फ 11% है ये 8,500-9,000 रुपये। ये आप इस पे ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, तो ये वो भीख कैसे हो सकती है? ये तो एक सपोर्ट है। इट इज़ कॉल्ड इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूनाइटेड नेशन में इस मॉडल को सराहा गया। दुनिया के कई ममालिक जो है वो हमारी नकल कर रहे हैं अब, क्योंकि वहाँ जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं वो चाहते हैं कि उनके हमारे प्रोग्राम से वहाँ पे इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाए। और कई ममालिक की डेलीगेशंस मेरे ऑफिस में होते हुए आई हैं, हमसे मिली हैं। इस प्रोग्राम को उन्होंने जो है वो उठाकर इस मॉडल को ले गए और शुरू किया है। तो ये कैसे, अगर इतना बुरा प्रोग्राम है, लोगों को ये भिखारी बना रहा होता है, तो दुनिया के दीगर ममालिक क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी मैं कहूँगी कि बड़ी अजीब व गरीब सोच है। और अगर आप ये 11% निकाल देंगे मदद, तो वो यकीनन उन्हें तकलीफ़ होगी, ज़िंदा वो रहेंगे लेकिन उन्हें तकलीफ, ये थोड़ा एक सहारा मिलता है उनको, उनकी लो इनकम में उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, जिससे कि वो 11% से शायद अपनी ग्रोसरी थोड़ी ज़्यादा ले लेते हैं। और फिर इसमें 2 और प्रोग्राम्स शुरू किए गए थे, जिसमें एक तालीम के हवाले से, एक सेहत के हवाले से। प्रोग्राम आप मेरे पास वक्त कम होगा, बट नेक्स्ट टाइम आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। बहुत शुक्रिया शाज़िया अता मरी साहिबा, आपने टाइम दिया। शाज़िया अता मरी साहिबा से हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की और वो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हैं कि ये हुकूमत जो वजूद में आई है ये अवाम को डिलीवर करने में कामयाब होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान ख़ावर हुसैन को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।